तो बात हो रही है चंद्र ग्रहण की। इस बार का चंद्र ग्रहण बेहद खास है क्योंकि इस बार सुपर मून, ब्लू मून और चंद्र ग्रहण यानी ये तीनों ही बड़ी खगोलीय घटनाएं एक साथ हो रही हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो विज्ञान और ज्योतिष दोनों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। खगोलीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना, चांद पर 2021 का सबसे बड़ा ग्रहण, भारत में सुपर ब्लड मून, महाग्रहण पर दर्जनों महासंयोग, पूरे 748 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग। आज चांद का रंग होगा लाल। 748 साल पहले आज जैसा दिखा था चांद, भारत से लेकर दुनिया के कई कोनों से दिखाई देने वाला है ब्लड मून। आज की तारीख बेहद अहम है क्योंकि शुरू हो चुका है सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। इस सदी में ऐसी खगोलीय घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आज चांद न तो बादलों में छिपने वाला है, ना तो किसी पर्दे में रहने वाला है। बस थोड़ी देर में चंद्रमा पर लग जाएगा पूर्ण ग्रहण। आज आप ऐसी खगोलीय घटना के गवाह बन रहे हैं जिसका गवाह आने वाली कई पीढ़ियां भी नहीं बन पाएंगी। इस बार का चंद्रग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण है। ये चंद्रग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में दिख रहा है। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। इस साल का पहला चंद्रग्रहण दोपहर 2:17 पर शुरू हो चुका है और शाम 7:19 पर खत्म होगा। जहां तक भारत की बात है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, ओडिशा के कुछ हिस्से और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ वक्त के लिए आखिरी वक्त पर दिखाई देगा। ये अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। उसके साथ ही साथ में बांग्लादेश और उसके साथ ही साथ जो है अमेरिका के कुछ हिस्सों में, इंडोनेशिया के अंदर और भारत के उत्तर पूर्वी जो हमारे क्षेत्र हैं, ग्रहण के समाप्ति काल के आसपास में ये यहाँ पर नजर आता है। हालांकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात यास की वजह से ग्रहण ना तो दिख रहा है और इसकी संभावना भी काफी कम है। इस खगोलीय घटना में रुचि रखने वाले लोग थोड़ी देर में पूर्ण चंद्र ग्रहण देख सकेंगे। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है क्योंकि इसमें चंद्रमा थोड़ा लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। 21 जनवरी 2019 के बाद पहली बार पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण कई मायनों में दुर्लभ है। ये ग्रहण सुपर मून भी है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के वक्त चंद्रमा ब्लड रेड रंग का हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण पर यह रिपोर्ट देखी और उसके प्रभावों पर ज्योतिषीय विचार से हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। प्रतीक भट्ट जी से बातचीत हो रही है, शिरोमणि सचिन जी से हमारी बातचीत हो रही है। इस बीच पंडित शैलेंद्र पांडे हमारे साथ और जुड़ गए हैं। तो इस सेगमेंट में चर्चा की शुरुआत पंडित शैलेंद्र पांडे जी से करते हैं। पंडित जी, आपके आने से पहले व्यापक प्रभावों पर चर्चा हो रही थी चंद्र ग्रहण के। भारत के संदर्भ में हमने काफ़ी बात की, आपदाओं के संदर्भ में, कोरोना के संदर्भ में जो सीरीज पिछले साल चली थी, ये तमाम पहलू हमने छुए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव केवल किसी एक देश की सीमा तक नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ इसको देखा जा रहा है उन तमाम देशों में। अगर हम दुनिया के नज़रिए से देखें तो क्या कोई वैश्विक घटना या वैश्विक बड़े संकेत भी इससे मिलते हैं? इस वैश्विक नजरिए से देखें तो क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, चंद्रमा पूरी दुनिया में एक ही है और चंद्रमा प्रभावित होगा तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। अब अलग अलग देशों के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा उसी हिसाब से प्रभाव डालेगा और चंद्रमा का उसी हिसाब से प्रभाव भी दिखाई देगा जी। उसमें अगर हम देखें और हम ये समझें तो मैं आपको बता दूं कि पूरी देश दुनिया में हर जगह पे चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा की जो परिस्थिति है, तो पूरी दुनिया में राजनीतिक रूप से दिक्कतें होंगी, राजनीतिक बदलाव होंगे और ये जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, ये जो मौसम की समस्या, प्राकृतिक आपदा भारतवर्ष में आ रही है,
ऐसी प्राकृतिक आपदाएं देश दुनिया में कई और जगह भी आने की संभावना बनती है अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने के बीच में। अभी आज ही मैं सुबह एक खबर सुन रहा था, जब चैनल में हम सुबह कार्यक्रम कर रहे थे, कि एक जगह पे किसी देश में वहां की सेना ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हटा करके और सत्ता को हासिल कर लिया। यानी राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और ये राजनीतिक परिवर्तन भारत में भी होंगे और दुनिया भर में भी होंगे और दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बढ़ेगी। जी, एक बात इसमें यह है कि चंद्र ग्रहण के कुछ ही दिन पहले शनि वक्री हो गए हैं और वक्री होकर के धनु राशि को प्रभावित कर रहे हैं। यानी इस चीज के साथ में जुड़ जाने की वजह से धनु राशि आग्नेय राशि है, युद्धक राशि है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि युद्ध की स्थितियां, झगड़े लड़ाई की स्थितियां, ये सब स्थितियां भी पूरी दुनिया में दिखाई देंगी। यानी अगले 1 महीने तक देश दुनिया में शांति आने की संभावना नहीं है। जैसा हमारे मित्रगण कह रहे थे कि भारत के बीमारियों के मामले में ये ग्रहण थोड़ा लाभकारी साबित होगा, निश्चित साबित होगा, लेकिन साथ ही साथ उथल पुथल भी ये बहुत सारी पैदा करेगा। जी, ये भी एक अजीब संयोग है पंडित जी। देखा गया, अगर इतिहास को उठाकर देखें, कि जब जब महामारी का दौर चला है तब तक दुनिया में टेंशन भी बढ़ी है, देशों के बीच विवाद भी बढ़े हैं, युद्ध की परिस्थितियां भी पैदा हुई हैं। और हमने अभी देखा है कुछ देश ऐसे हैं जिनकी नकारात्मक सोच, जिनकी विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के लिए नासूर बनी हुई है। कोरोना को भी उस देश से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। चीन एक बार फिर से LAC पे हम देख रहे हैं कि अपनी नापाक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि उस नजरिए से भी चीजों में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल मिल सकता है देखने को, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के मामले में दिक्कतें आएंगी। हालांकि ये दिक्कतें लॉन्ग टर्म नहीं हैं, लंबे समय तक नहीं चलेंगी, लेकिन 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक ये स्थिति जरूर बनी रहेगी और 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक पड़ोसी देशों के साथ विवादों की संभावना भी निश्चित रूप से दिखाई देगी। तो ये बात समझनी होगी कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, या जो हमारी सीमा से लगे हुए देश हैं, उनके साथ इस समय तनाव बढ़ेगा, टसल बढ़ेगा। भारत किसी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध जैसी संभावनाएं, झगड़े जैसी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगी। ये संभावना दिख रही है। जी, और भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं? इसके बाद क्या द्वार खुलेंगे? क्योंकि पहले अनुमान डबल डिजिट के थे, कोरोना की दूसरी लहर आई, फिर से कहा जा रहा है कि वो अनुमान ध्वस्त हुए, एक नए सिरे से इसको परिभाषित किया जाएगा, आकलन किया जाएगा। तो क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इस ग्रहण का अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और स्वतंत्र भारत की कुंडली चंद्र राशि की कुंडली है, कर्क राशि की है। तो अर्थव्यवस्था पर ग्रहण का अच्छा प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। और भारत का योग कारक ग्रह शनि, वो भी अभी वक्री अवस्था में लंबे समय तक रहने वाला है। तो मोटे तौर पे कुल मिला के अभी अर्थव्यवस्था डावाडोल ही रहेगी। अर्थव्यवस्था में जो सुधार भारतवर्ष में पूरी तौर से दर्ज किया जाएगा, या पूरी तौर से जो सुधार दिखाई देगा, वो सुधार दिखाई देगा इस साल के अक्टूबर के बाद। तो इस साल के अक्टूबर के बाद से देश की आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार, लोगों के रोजगार, इस तरह की स्थितियां इस साल के अक्टूबर के बाद से लगातार बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। चलिए, ये तो बात हुई देश दुनिया की। अब जरा व्यक्तिगत हम बात कर लें थोड़ा सा, और राशियों की अगर हम बात करें, एट लार्ज राशियों की बात करें, तो 12 राशियां हैं। आप तीनों से ही मैं राशियों को बांटते हुए आपसे बात करना चाहूँगा। पंडित जी, पहले शुरुआत में आपसे करता हूँ। मेष और वृषभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, मेष राशि के अष्टम भाव में ग्रहण है, तो मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा जी। अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में उनकी सेहत में दिक्कतें आएंगी, संपत्ति को लेकर के समस्याएं पैदा होंगी, और कहीं ना कहीं बेवजह का तनाव, बेवजह का टेंशन भी मेष राशि वालों का बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है।
जी। वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव में ग्रहण है, जो आपके रिश्ते हैं, पार्टनरशिप है, कारोबार है, साझेदारी है, जो आपके संबंध हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं और इस समय रिश्तों को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पैसे रुपए ठीक रहेंगे, लेकिन बाकी मामलों में स्थितियां ठीक नहीं हैं। आपको अपनी इमोशनल प्रॉब्लम से, अपनी भावनात्मक समस्याओं से बचना होगा, क्योंकि वृषभ राशि के लोगों के लिए इस समय भावनात्मक इमोशनल समस्याएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं। सीधे मैं रुक करूंगा प्रतीक जी का। प्रतीक जी, थोड़ा सा जल्दी में हमें बताना पड़ेगा क्योंकि सारी राशियां कवर करनी है बारी बारी से। मिथुन और कर्क के बारे में फटाफट जरा बता दें प्रतीक जी। देखिए, मिथुन के कहीं ना कहीं छठे घर में होगा तो रोग समस्या परेशानी से रूबरू हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बचाव करके रखिएगा और खास तौर से लक्ष्मी नारायण भगवान का जाप करते रहिए। बात करें कर्क राशि की, पंचम हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। पांचवा घर संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लाभ का होता है। इसमें थोड़ा सा इन जहां जहां पे आपकी चीजें हैं वहां बस फोकस रखना है। संतान शिक्षा में इसके लिए आप शिव चालीसा का पाठ करिए या शिव अमोघ कवच का पाठ करिए। सिंह और कन्या राशि, शिरोमणि सचिन। बिल्कुल अनंत भाई, देखिए जितने भी सिंह राशि के जो जातक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके चतुर्थ भाव के अंदर ये ग्रहण है। चतुर्थ भाव हमारी माँ का, हमारे मन का, हमारी प्रॉपर्टी का, तो तीनों को ही कुछ ना कुछ टेंशन होने का योग है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद नहीं करना है, सुलझाने का, समझने का इसमें आपको बहुत प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आपके लिए सर्वोपरि साबित होगी। कन्या राशि वाले जितने भी जो लोग हैं, थोड़ा सा अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें और अपने से छोटों से आदर से पेश आएं, अदब से बात करें। और यदि कन्या राशि वाले इसमें कुछ बेहतर परिणाम चाहते हैं तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का यदि वो पाठ करेंगे तो उचित परिणाम जरूर मिलेगा। पंडित शैलेंद्र पांडे जी, तुला और वृश्चिक राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण की जो स्थिति है वो धन की हानि दिखा रही है, परिवार में विवाद दिखा रही है, बड़े मौके हाथ से छूट सकते हैं ऐसी संभावना दिख रही है और दुर्घटना से तुला राशि वालों को सावधान रहना होगा अगले 1 महीने तक। जी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है। आपको अपयश से, समस्या से बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अगले 1 महीने में बड़े परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन होने के बाद तो फायदेमंद हो जाएंगे, लेकिन अगर ये परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए परिवर्तन होता है, स्वीकार करिए, किसी भी तरह के अपयश से, बदनामी से बचाव करिए। प्रतीक जी, धनु और मकर राशि। धनु राशि के ये 12वें घर में होगा तो निश्चित तौर पर धन हानि होने की आशंका है, चोट लगने की आशंका है, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है। उसी के साथ साथ कोई भी यात्रा हो तो उसे टाल दें, वही बेहतर रहेगा। 12वें घर में होने की वजह से आपको किसी स्त्री की वजह से भी धन हानि के संकेत मिल रहे हैं। इसको टालने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए अति शुभ है ये ग्रहण और हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। समाज में बैठे हुए प्रतिष्ठित लोग आपको सम्मान देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, मित्रों से लाभ मिलेगा। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग अगले 15 दिन में मकर राशि वालों के लिए दिख रहे हैं। संतान पक्ष से सुखद समाचार, प्रेम विवाह होने के योग, दशरथ कृत शनि स्तोत्र और उसके इमीडिएट बाद हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। जी, आचार्य सचिन का हम रुख कर लेते हैं। कुंभ और मीन राशि। बिल्कुल, देखिए जितने कुंभ राशि के जातक हैं उनके दशम भाव के अंदर ये चंद्र ग्रहण है। दशम भाव हमारी आजीविका का होता है, हमारी नौकरी का होता है। तो ऐसे में अपनी नौकरी को लेकर यदि कोई बदलाव की स्थिति आपके मन में बनी हुई है, बहुत सोच के समझ के आपको ये बदलाव करना है, ठीक है। उसके साथ ही यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं, जितने भी कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको धन का लाभ भी काफी होगा। लेकिन जब भी आप उपाय करें तो शाम के समय आपको उपाय करना होगा, चंद्र ग्रहण काल के दौरान करना होगा और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए उत्तम साबित होगा। इसको जरूर करिएगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जितने जो लोग हैं वो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें, दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि यहां थोड़ा सा जल्दबाजी से आपके कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोचिएगा, समझिएगा, विचार करिएगा, उसके बाद ही अपने कार्यों को गति दीजिएगा। उपाय के तौर पर मीन राशि वाले जितने जो लोग हैं भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे और भगवान विष्णु को जरूर पीले पुष्प अर्पण कर दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया शिरोमणि सचिन आपका, पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपका भी, और प्रतीक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ग्रहण को लेकर आपके मन में जो सवाल थे, जो शंकाएं थी, उनका निवारण हुआ होगा। इन तमाम ज्योतिषीय नज़रिए से जो जवाब हमारे ज्योतिषाचार्यों ने दिए हैं आपके सवालों के, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी तेज़ पर खबरें जारी हैं।